हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, घूर्णन एवं पृथ्वी एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी अपने अक्ष, ये सूर्य है और ये पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है, बिल्कुल इस तरह। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष में गति करती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। ये एक दिन का होता है घूर्णन गति, और ये परिक्रमण जो होता है इसमें एक साल का वक्त लगता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने मतलब पृथ्वी ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य का पृथ्वी गोल है, मतलब जियोड है, गोल ही आकार का है। तो पृथ्वी पर एक बार में एक ही तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो जो एक तरफ पड़ती है वो दिन होता है, और जो एक तरफ नहीं पड़ती उसे रात कहते हैं। और ये दिन और रात के बीच जो रेखा बराबर भाग में बांटती है, एक तरफ दिन और एक तरफ रात, और ये जो बराबर भाग में बांटती है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, पढ़ने के लिए इसे यूज किया जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 ये वाले चित्र की बात हो रही है। सूर्य की ओर आने वाले भाग में दिन होता है, जबकि सूर्य के दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। तो जैसा मैंने बताया अभी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात बराबर भाग में विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये प्रदीप्ति वृत्त, इधर डे इधर नाइट, और ये जो बीच की रेखा है वो प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। ये जो 3.2 है ये पृथ्वी के अक्ष है, और ये है प्रदीप्ति वृत्त। तो ये एक काल्पनिक रेखा है, ये नीचे तक मिलता नहीं है क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। यह वृत्त साथ, जैसे कि आप में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी के दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो पृथ्वी की दैनिक गति, जो पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती है, इसी में दिन और रात होता है, और ये पृथ्वी की दैनिक गति भी कहलाती है, घूर्णन गति। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन या घूमती है। तो जो घूर्णन गति के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के चारों तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, एवं पूरे समय एक सेकेंड एवं पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी नहीं, दिन रात होगा नहीं,
तो जो इस वाले भाग पर हमेशा दिन होते रहेगा और इस वाले भाग पर हमेशा रात होते रहेगा, तो ऐसे में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ना ही मौसम में कोई परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है, तब संभव ही नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसी परिक्रमण कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से परिक्रमण गति स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग घूर्णन गति को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है वो, ये पृथ्वी रहा, पृथ्वी, इसकी एक बार घूमने से दिन और रात में परिवर्तन होता है, ये दैनिक गति होती है। ये विषुवत रेखा पर जो घूर्णन की गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो 1710 किलोमीटर पर आवर होती है। और इसकी जो 60 डिग्री पर जो अक्षांश होती है, 60 डिग्री अक्षांश पर ये 85 किलोमीटर पर आवर होती है। और सेम एज उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सेम होता है। और ये जो ध्रुव है, ध्रुव पर घूर्णन की जो गति होती है वो जीरो होती है, ये 90 डिग्री पर। अब किसी भी छोटी से अब बॉल को भी एक अगर घुमाएंगे, अगर अपने उंगलियों के बीच रखकर, तो ये जो पार्ट है इस पर तो घूमेगा, लेकिन इस पार्ट पर घूमने की जो गति है वो बिल्कुल जीरो होगी। आप प्रैक्टिकली एक बॉल को हाथ में रख के इस चीज को फील कर सकते हैं। अब इस घूर्णन गति के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर जैविक एवं भौतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। और घूर्णन गति पर ही अक्षांश एवं देशांतर का निर्धारण होता है। जैसा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, मैंने वीडियो में बताया था, बहुत अच्छी तरह से बताया था अक्षांश और देशांतर के बारे में। ये जो अक्षांश है, रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, और ये देशांतर रेखाएं, ये ग्रीनविच रेखा है। ये सारी चीजें डिटेल में मैंने सेकंड चैप्टर में बताई है। तो ये अक्षांश और देशांतर का निर्धारण भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और इसके हर एक 15 डिग्री आगे जाने पर 1 घंटा का फर्क आ जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जाती है, जिसके कारण और इसी की मदद से देशांतर और अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। ओके, देन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। अब कोरियोलिस बल क्या है? तो ये पृथ्वी है, तो जो इधर से जो हवाएं आती हैं, कोरियोलिस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो कोरियोलिस बल के कारण ही जल और एवं पवनों की जो दिशा है वो दाईं ओर मुड़ जाती है। ये कोरियोलिस बल के कारण ही मुड़ जाती है। अब आगे के कक्षाओं में और डिटेल में इसे पढ़ेंगे। तो जल और एवं हवाओं की जो दिशा है वो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो हवाएं मुड़ जाती हैं और ये घूर्णन गति के कारण ही होते हैं। और घूर्णन गति के कारण का एक और प्रभावित करती है ज्वार भाटा। घूर्णन गति के कारण ज्वार भाटा भी उत्पन्न होता है। जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये घूर्णन कर रही है, तो इसमें जो महासागरें हैं वो आकर्षण बल के कारण इससे आकर्षित होती है चंद्रमा से, और ये लगातार घूमती हैं, जिसके कारण ज्वार भाटाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365/1/4 दिन में सूर्य के एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो सूर्य की जो गति है, परिक्रमण गति, ये इलिप्टिकल पाथ पर होती है। सबसे पहले तो यही कि इलिप्टिकल पाथ पर होती है। और ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर
यहाँ बीच में सूर्य है। अपनी कक्षा में एक परिक्रमा जो होता है वो एक्चुअली तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का होता है। अप्रोक्सीमेटली हम इसे कहते हैं 365 दिन और 6 घंटे। तो ये 365 ये एक साल में होता है और ये जो 6 घंटे होते हैं इन्हें हम इन एक साल में सुविधा के लिए इन्हें एक साल में नहीं जोड़ते हैं और यही 6 घंटे जोड़ने पर 4 वर्ष में एक लीप ईयर जो आता है फरवरी के महीने में 4 वर्ष में ये 6 घंटे जुड़कर एक दिवस के बराबर हो जाते हैं और इसी ही फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। तो फरवरी लीप ईयर में 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो फिगर है ये इस चैप्टर की जान है। मतलब ये अगर आपने इस फिगर को समझ लिया तो इस पूरे चैप्टर को आप समझ सकते हैं। ये पूरा चैप्टर का बेस ही यही फिगर है। तो आइए इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं सूर्य जो इलिप्टिकल पाथ पर गति कर रहा है। तो हम देखते हैं इसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये इलिप्टिकल पाथ है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को एक मिनट, ये पृथ्वी, ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है ये सबसे लंबी दूरी है और ये जो है ये इस टाइम पे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है और इस टाइम पर सूर्य पृथ्वी की जो दूरी सबसे अधिक होती है और ये उपसौर कहलाता है और ये अपसौर कहलाता है। इसके बीच की दूरी अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ समथिंग इसकी दूरी होती है। देन ये 3 जनवरी को होता है और ये 22 दिसंबर को होता है। इसके बीच की दूरी मतलब दूरी बोल रहे हैं अवधि टाइम जो होती है वो 6 महीने का होता है और ये जो अपसौर से उपसौर ये पृथ्वी का उत्तरायण कहलाता है। एक मिनट, ये वाले जो होती है पृथ्वी का उत्तरायण कहलाता है और ये जो 30 जनवरी से 22 दिसंबर का है ये पृथ्वी का दक्षिणायन कहलाता है। ये सारी चीजें पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन एवं दशाओं में परिवर्तन के लिए सारी चीजें ये जिम्मेदार हैं। तो आइए हम इस जो 4 पोजीशन बताए गए हैं इन चारों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा सूर्य का इलिप्टिकल पाथ, यह सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23 डिग्री यहाँ से गया है और ये 23 डिग्री झुका हुआ है। इस टाइम पर जो सूर्य की किरणें हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती है मतलब सीधी पड़ती है और ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर और ये 21 जून को ये स्थिति 21 जून को होती है और इस टाइम पे ये एक मिनट फिगर क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर करते हैं। So this is elliptical path, सूर्य और ये पृथ्वी। ये है 23 डिग्री पर झुकी हुई है, ये उसके उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ।
तो यहाँ पर सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाता है और इस टाइम पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम पर दिन 14 घंटा का होता है और रात 10 घंटा का होता है, और जबकि इसकी ठीक उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में दिन डे 10 घंटा का होता है और नाइट 14 आवर का होता है। ऐसा आप जनरली भी आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में दिन जो होता है वो बड़ा होता है और ठंडे के दिनों में दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है। तो ये अक्ष पर झुकाव के कारण ही होता है। यहाँ कर्क रेखा पर पृथ्वी सीधी पड़ती है सूर्य की रेखाएं, जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं अब हम। तो ये हमने पढ़ा, ये इस फिगर का इस वाले पार्ट को हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ से पृथ्वी 21 जून के बाद यहाँ पृथ्वी 3 महीने बाद 23 सितंबर को यहाँ पृथ्वी पहुंचती है। उसके पहले यहाँ ग्रीष्म ऋतु में महासागरों के जो गर्मी के कारण महासागरों का जो जल है वो वाष्पीकृत होकर बादलों में बन जाता है और यहाँ आते आते यहाँ सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही होती हैं। ओके, यहाँ आते आते अगस्त के लगभग ये जो वाष्पीकृत होकर जो ऊपर गई है आर्द्र हवाएं जो जल होती है वाष्पीकृत ऊपर जाती है होकर ऊपर जाती है बादलों में, तो उन्हें आर्द्र हवाएं कहती हैं। वो सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है तो थोड़ा सा ठंडक मिलता है पृथ्वी को, जिसके कारण ये वाष्पीकृत संघनित होकर नीचे गिरती है और जिसकी वजह से अगस्त के मौसम में हम देख सकते हैं कि वर्षा ऋतु होती है। ये इसी कारण होती है। तो हम देखते हैं 23 सितंबर को, 3 महीने बाद की अवधि 23 सितंबर को। इस टाइम पर सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इस टाइम पे झुकाव का कोई मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखाएं पर सीधी पड़ती हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो विषुवत रेखा है इस पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है और जिसके कारण यहाँ डे और नाइट बराबर होता है। जिसके कारण डे और नाइट बराबर होता है और इस स्थिति को डे और नाइट बराबर होता है उसे हम विषुव कहते हैं। और इस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। ऐसा विषुव की स्थिति पड़ती है, विषुवत रेखा पे सीधी रेखा सूर्य की किरणें पड़ती है जिस कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमने इस स्थिति को समझा, इस स्थिति को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं इस वाले पार्ट को। ओके, डन। पृथ्वी गति करती हुई परिक्रमण की गति करती हुई 23 सितंबर से 3 महीने बाद 22 दिसंबर को इस वाली जगह पर पहुंचती है और यहाँ पर पृथ्वी का झुकाव हमने देखा था, पृथ्वी का झुकाव ऐसे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, एक मिनट, ये रहा पृथ्वी। यहाँ हम देख सकते हैं पृथ्वी की जो ये उत्तरी जो गोलार्ध है यहाँ पर सूर्य की किरणें ये इस टाइम पे मकर रेखा पर सूर्य
की किरणें 90 डिग्री यानी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही थी, जो कि उत्तरी गोलार्ध में। तो हम देख सकते हैं कि जो ये बीच में ये है अक्ष, ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें उतनी ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बहुत मतलब बहुत मात्रा में पहुंच रही होती हैं। और ये 22 दिसंबर को होता है। इस टाइम पे मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस वाले एरिया में जो 21 जून को था यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इस टाइम पे जो उत्तरी गोलार्ध है, ये नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, क्योंकि सूर्य की क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पा रही हैं, तो यहाँ शीत ऋतु है। और ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ सूर्य की किरणें आप देख सकते हैं पहुंच रही है। तो इस टाइम पे ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी गर्मी का समय होता है। ओके ओके, तो यहाँ पर 22 दिसंबर को यहाँ पे नॉर्थ में शीत ऋतु होता है, जिसमें शीत ऋतु के टाइम पे 10 घंटा का, शीत ऋतु के टाइम में ठंडा में हमने देखा है कि रात ज्यादा लंबी होती है और दिन छोटा होता है। तो 10 घंटा का डे होता है और 14 आवर का नाइट होता है। ओके, और जबकि इसकी ठीक उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, जिसके कारण 10 घंटा का नाइट होता है और 14 आवर का डे होता है। दिन लंबी हो ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबी होती है, रातें छोटी होती हैं, और शीत ऋतु में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटा होता है। वही सेम चीज है। तो अब हमने इस वाले पार्ट को समझ लिया, इस पार्ट को समझ लिया और इस वाले पार्ट को भी समझ लिया। अब लास्ट ये वाला पार्ट, तो ये रहा हमारा एलिप्टिकल पाथ। ये हम ये यहाँ से यहाँ और यहाँ, इसके बीच का अंतराल 3 महीने का है, इसके बीच का अंतराल 3 महीने का है, टोटल 6 महीना का है। तो ये नीचे वाली जो होती है, मतलब नीचे वाली जो गोलार्ध होती है, नीचे वाली ऐसे जनरली वर्ड्स में कह रहे हैं, नीचे वाली जो होती है उसमें ये दक्षिणायन होता है, सूर्य का दक्षिणायन होता है। और ये जो 22 सितंबर से अब हम चलते हैं 23 मार्च। 23 मार्च में पृथ्वी की स्थिति, 23 मार्च में सेम वैसा ही होता है जैसा कि हमने 23 सितंबर में यहाँ पर देखा था। क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि 23 सितंबर में हमने देखा था, ठीक वही स्थिति 23 मार्च को भी बनती है, जो कि यहाँ होती है। 23 सितंबर को हमने क्या देखा था कि दिन और रात, डे इज इक्वल टू नाइट, दिन और रात बराबर हो रही थी 12-12 घंटा का। सेम चीज यहाँ भी हो रही थी, बट हमने 23 सितंबर में देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो रही थी और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। लेकिन इसका यहाँ पर यही डिफरेंस है कि यहाँ पर ठीक उल्टा होता है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। बाकी सारे ठीक होते हैं, यहाँ पर भी विषुव की ही स्थिति होती है। विषुव की स्थिति यानी कि डे और नाइट बराबर होती है। और ये जो 6 महीने का अंतराल है, ये सूर्य का उत्तरायण होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं, हमने इस वाले 6 महीने के अंतराल को पढ़ा, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये जो विषुव है 23 मार्च और 23 सितंबर, तो यहाँ से जो 6 महीने का अंतराल होता है, क्योंकि इनकी हर स्थिति के बीच का 3 महीना है, तो यहाँ से जो 6 महीना का अंतराल होता है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है 6 महीने का, और इसमें दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीना का रात होता है। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर अक्ष पर झुका हुआ है, तो हमने यहाँ देख रहा था कि कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में दिन हो रहा था, दक्षिणी गोलार्ध में रात हो रहा था। और यहाँ हमने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में रात हो रहा था
रात हो रहा था, मीन्स सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही थी उन पर सीधी, तो ध्रुवों पर रात होती है उस टाइम 6 महीने की। तो दक्षिणी में सूर्य की किरणें पड़ रही थी, तो यहाँ पर दक्षिणी में दिन हो रहा था, दक्षिणी गोलार्ध में दिन हो रहा था और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन हो रहा था। तो इस प्रकार पृथ्वी के जो ध्रुवें हैं उन ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। तो आई होप ये समझ आया होगा। इन सारी चीजों का एक ही रीजन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23-23.5 झुकी हुई है। इसी के कारण ये मौसम में परिवर्तन होते हैं और जलवायु परिवर्तन होते हैं। तो अब एक पॉइंट हमने देखा कि यहाँ जो 3 जनवरी और यहाँ 22 दिसंबर, यहाँ उप सौर हो रहा था और यहाँ अप सौर हो रहा था। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच इतनी सबसे ज्यादा दूरी है, जबकि यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी है। तो देखा जाए तो यहाँ गर्मी पड़ना चाहिए और यहाँ सर्दी पड़ना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे 3 जनवरी को सर्दी पड़ती है और 22 दिसंबर को भी सर्दी ही पड़ती है। आई मीन तो यह 3 जनवरी को सर्दी क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर सेम रीजन, यहाँ पर झुकी होती है, 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। पृथ्वी का जो 23.5 डिग्री का झुकाव है, उसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये गर्मी क्या बोलते हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन ये जो झुकाव है, इसी कारण से ये 23.5 डिग्री का झुकाव है, इसी कारण से 3 जनवरी को सर्दी पड़ती है। तो हम आगे पढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी का माह 28 के बदले 29 का दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें इस 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो परिक्रमण का एक गति होता है वो क्या बोलते हैं 365 एंड अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे का होता है। तो इस 6 घंटे को हम सुधा के अनुसार नहीं जोड़ते हैं और ये 6 घंटे ही जुड़ कर 4 साल में एक दिवस का रूप ले लेती है, एक दिवस के बराबर हो जाती है। तो उसे हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं और जो लीप वर्ष कहलाता है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो पाथ है, इलिप्टिकल पाथ, ये दीर्घवृत्ताकार पाथ है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी का जो ये झुकाव है ये बदलता नहीं कि यहाँ पर इस झुकाव पे हो गया और यहाँ पे इस झुकाव पे हो गया। ऐसा हो जाएगा तो फिर ये दिन और रात और ये जो दक्षिणी ध्रुवों पर जो 6 महीने का दिन और रात हो रहा है, इसमें चेंजेस आ जाएंगी। तो ये जो झुकाव है वो एक ही दिशा में होती है। ओके। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये जो हमारे पृथ्वी में जो ये क्या बोलते हैं ऋतुओं में परिवर्तन होता है, वो पृथ्वी में झुकाव और परिक्रमण के कारण ही ये पूरे पृथ्वी पर साल भर हमारे ग्रीष्म, ठंडा, गर्मी ऋतु, गर्मी, बरसात, ये सारे चीज झुकाव के कारण होता है और परिक्रमण के कारण होता है। ओके। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ये इस वाले स्थिति के बारे में बात हो रही है। एक मिनट, ये जो हमने देखा था, ये झुकाव है और ये यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी, वही कहा गया। ओके, उसी चीज को ध्यान में रखेंगे। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां
सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा दक्षिणी ध्रुव रेखा के बाद भागों वाले पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो हमने बताया, मतलब हमने देखा कि ध्रुव जो ये झुकाव के कारण यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पड़ रही थी सूर्य की रोशनी, और यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, जबकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी पड़ रही थी और तो उत्तरी गोलार्ध में नहीं पड़ रहे थे। तो इस प्रकार 6 ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और रात होता है। इसलिए चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो इस वाले जो रीजन होते हैं, इसमें सबसे लंबा दिन और रात होती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण, जैसा कि मैंने बताया था, 14 आवर का गर्मी के दिनों में 14 आवर का दिन होता है और 10 आवर का नाइट होता है। तो वही चीज 14 आवर का जो दिन होता है वो सबसे लंबी दिन होती है, और मतलब इस वाले रीजन पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, सबसे लंबी दिन होती है, और इस वाले रीजन में सबसे लंबी रात होती है। ये 21 जून को और ये 22 दिसंबर को। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। तो ये जो 6 महीने का अंतराल है, इसके बाद ही 6 महीने के बाद आता है और ये पृथ्वी का उत्तरायण कहलाता है। इस टाइम पर सबसे लंबा दिन होता है और इस टाइम पर सबसे लंबा रात होता है, जो दक्षिणायन कहलाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर पृथ्वी रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि तो यहाँ 22 दिसंबर को हमने देखा था कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर पड़ रही थी, यानी कि सीधी पड़ रही थी। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश प्राप्त हो रहा था और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में नहीं प्राप्त हो रहा था। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु था, जिसमें सबसे छोटा दिन हो रहा था और सबसे लंबा रात हो रहा था, और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो रही थी, जिसमें सबसे लंबा दिन हो रहा था और सबसे छोटा रात हो रहा था। ओके, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहते हैं। तो ये जो अवस्था है 6 महीने के बाद वाली, ये पृथ्वी की दक्षिणायन है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है, दक्षिणी गोलार्ध में, जिसके कारण जब हमारे यहाँ ठंडा होता है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारे यहाँ जब ठंडा होता है तो यहाँ क्रिसमस ऋतु यानी 22 दिसंबर या 25 दिसंबर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु चल रहा होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस 23 सितंबर 21 मार्च या 23 मार्च ऑलमोस्ट वही है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते। तो इन दो स्थितियों में दिन और रात बराबर हो रही थी और इस पर झुकाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, और इस स्थिति को विषुव कहते हैं। ओके, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कह नहीं सकते, यही रियलिटी है कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जिसमें मौसम में चेंजेस होते हैं वो परिक्रमण गति के कारण होता है, और ये जो दिन और रात 24 घंटा में चेंजेस होते हैं, ये होते हैं घूर्णन गति के कारण।
अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष पर ये ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह पृथ्वी का अक्ष। तो ये सारे ऐसे प्रदीप्ति वृत्त है। ये 23.5 डिग्री है, जबकि ये जो है वो 66.5 डिग्री है। तो ये होता है अक्ष का झुकाव। मतलब अक्ष पर तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये कक्ष पर, अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कर। तो घूर्णन वो है जो अपने दूरी पर रहकर जो पृथ्वी गति करती है, ये दिन और जिसके कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है, वो घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी अपने कक्ष पर इलेप्टिकल पाथ में सूर्य के चारों ओर गति करता है, उसे परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है? तो लीप वर्ष वही 6 घंटे जो रोज के होते हैं, वो जुड़ते हुए एक दिन 4 वर्षों में एक दिन के बराबर होते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, जो फरवरी के माह में जोड़ दिया जाता है जिसे। और वही जिसके कारण फरवरी का माह 28 दिन की बजाय 29 दिन का होता है, और वही लीप वर्ष कहलाता है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो उत्तरी अयनांत 21 जून को होता है और दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। विषुव क्या है? तो विषुव 23 सितंबर और 21 मार्च को हो रहा था, तो जिसमें विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी और दिन और रात दोनों बराबर होने की जो स्थिति होती है, मेन जो यही दिन और रात होने की बराबर होने की जो स्थिति होती है, उसे विषुव कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत अलग अलग समय पर होता है। क्यों? तो अलग अलग समय पर होता है, वही 6 महीने के अंतराल पर होता है, और 21 जून को उत्तरी अयनांत होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत होता है वही। और कुछ चीजें आप चैप्टर के में लाइन में से आपको मिल जाएंगे। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात होती है। तो 6 महीने का दिन और रात होने का एक ही रीजन है, वो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, जिसके कारण उत्तरी ध्रुवों पर सूर्य की किरणें दोनों ध्रुवों पर एक साथ नहीं पड़ सकती। अगर उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही होती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही होती, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का रात होता है एवं उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। सूर्य की चारों ओर की गति उसे परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च को पड़ती है। ग्रीष्म में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है, और घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल तो खैर ये अलग ही है, वो खिंचाव बल जो होता है पृथ्वी का, उसी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, और ऐसे 365 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। ओके, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, ये वाली स्थिति, यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। और ब्लैंक ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शीत ऋतु में दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और रात लंबे होते हैं। ओके, तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर फिनिश। सो थैंक यू।